बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ब्रोंकोलाइटिस के हवाले से। ब्रोंकोलाइटिस के ऊपर एक वीडियो पहले से बनी हुई है, इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। ये जो वीडियो है ये अपडेटेड वर्जन है ब्रोंकोलाइटिस के। अगर उस वीडियो में ब्रोंकोलाइटिस के हवाले से कोई चीज़ रह गई हो तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर होंगी। ब्रोंकोलाइटिस होता क्या है? तो ये एक लंग्स की कंडीशन है, फेफड़ों की एक बीमारी है। फेफड़ों की तरफ जो नाली आ रही होती है हवा की, उसकी ये बीमारी है जो कि आपके लंग्स को इफेक्ट कर रही होती है। ब्रोंकोलाइटिस जो है एक ऐसी कंडीशन है जो कि बच्चों में देखने को मिलती है, बड़ों में ये कंडीशन नहीं देखने को मिलती। याद रहे, ये जो कंडीशन है इसकी जो टिपिकल एज होती है वो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। और अमूमन आजकल के इस दौर में देखा गया है कि ये जो एज है बच्चों में ये तकरीबन 1 साल रह गई है। बुक्स ये कहती है कि जी अप टू 2 इयर्स तक ब्रोंकोलाइटिस डेवलप हो सकता है, लेकिन आजकल के इस दौर में देखा गया है कि ये जो कंडीशन है ब्रोंकोलाइटिस ये आपको 1 साल और 1 साल के अंदर अंदर की उम्र के बच्चों में देखने को मिलती है। स्पेशली इसकी जो पीक एज होती है वो 6 मंथ होती है। किसी के कोई बच्चा है और वो अगर छठे महीने में है तो ये कंडीशन हो सकता है डेवलप हो जाए, क्योंकि ये उस एज ग्रुप के बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। याद रखिए, जो ब्रोंकोलाइटिस है इसको हम और भी जो है वो कुछ एक फेफड़ों की बीमारियां हैं जिसके साथ हम इसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। अब वो कौन सी बीमारियां हैं वो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे, और उसको इससे कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है उसके हवाले भी हम बात करेंगे। ब्रोंकोलाइटिस जो है इसमें जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो अब ये जो इन्फ्लेमेशन होती है वो कर कौन रहा होता है? तो क्योंकि ये जो कंडीशन है ब्रोंकोलाइटिस ये एक वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरस की वजह से होता ही है। तो ये जो वायरस होता है ये ब्रोंकियोल्स को इन्फ्लेट कर रहा होता है, उनकी इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिसके रिजल्ट में ब्रोंकियोल्स में कंस्ट्रक्शन आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। तो अब कौन से वायरसेस जो है इसमें कल्प्रिट हो सकते हैं? तो मोस्ट कॉमनली जो वायरस इसमें इन्वॉल्व होता है ब्रोंकोलाइटिस में वो रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस है। बाज़ लोग इसको रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस पढ़ते हैं, बाज़ लोग इसको रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस पढ़ते हैं। बात जो भी है, लेकिन मोस्ट कॉमन वायरस जो हो सकता है वो रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस हो सकता है। उसके अलावा जो है वो एडिनो वायरस भी हो सकता है, रहीनो वायरस भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस है। अगर मैं एग्जांपल लूं तो रिस्पायरेटरी सिंसेशियल वायरस, जैसे कि ये वायरस जो है ब्रोंकोलाइटिस करता है तो ये वायरस ब्रोंकियोल्स में जाएगा, वहां पे जाके ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन कर देगा, जिसके रिजल्ट में ब्रोंकियोल्स में कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, और उस वजह से जो बच्चा है वो सफर करेगा ब्रोंकोलाइटिस से। जब आपके ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें फिर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होती है। यानी जब इस तरह के मरीजों की हम प्रेजेंटेशन देख रहे होते हैं, यानी जब एक पेरेंट, एक माँ जो है वो अपने बच्चे को लेके आती है, कहती डॉक्टर साहब जो है मेरा बच्चा बीमार है, उसकी छाती खराब है। तो जब आप उससे हिस्ट्री लेते हो तो उसमें 3 से 4 चीजें इसकी प्रेजेंटेशन होती है। इस तरह के मरीजों में आपको फीवर देखने को मिलेगा, इस तरह के मरीजों में आपको फ्लू देखने को मिलेगा, इस तरह के मरीजों में आपको कफ देखने को मिलेगा। याद रखें, जो ओवरऑल जो कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं, यानी जो वायरल इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे इसमें देखने को मिलते हैं। यानी बुखार इस तरह के बच्चों में होता है, इस तरह के बच्चों में नज़ला जुकाम होता है, इस तरह के बच्चों में खांसी होती है। और जब आप उनके चेस्ट को जो है वो अस्कल्टेट करते हो, जब आपकी उनके छाती के ऊपर जो स्टेथोस्कोप है, जो शीशा है वो रखते हो, तो आपको वीज मिलते हैं, आपको रोंकाइज मिल रही होती है। तो उससे कंफर्म हो जाता है कि ये ब्रोंकोलाइटिस है। याद रखें, इसी तरह की कंडीशन जो अस्थमा है वो भी बिल्कुल कुछ इस तरह से होता है कि फीवर होता है, कफ होता है, फ्लू होता है, यानी बुखार होता है, खांसी होती है, नज़ला जुकाम होता है। चेस्ट जब आप अस्कल्टेट करते हो तो उसी तरह से आपको रोंकाइज मिलती है, यानी वीज मिलते हैं। लेकिन हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ब्रोंकोलाइटिस को अस्थमा से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो ब्रोंकोलाइटिस और अस्थमा में फर्क यह है कि सबसे पहली पॉइंट यह है कि जो ब्रोंकोलाइटिस होता है ना, वो मैंने कहा कि इसकी एज 2 साल है, या यूं कहो कि आप 1 साल है, वो आपको रियरली जो है वो जो अस्थमा है वो आपको इस एज में मिलेगा। कि या कहने का मकसद यह है कि ब्रोंकोलाइटिस जो है वो आपको 1 साल के अंदर अंदर देखने को मिलता है, जबकि अस्थमा आपको इस एज में नहीं मिलेगा। पहले डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ये है। उसके अलावा जो ब्रोंकियोलाइटिस होता है
वो रिकरेंट नहीं होता, जबकि अस्थमा रिकरेंट होता है। तो जब आप इन दोनों कंडीशन को कंफ्यूज करोगे तो आप उनको कैसे अपने डीडी जब बना रहे होते हो और आप एग्जैक्ट डायग्नोसिस की तरफ जब जाते हो तो उसको रूल आउट कुछ इस तरह से करते हो कि एक तो आप उसके जो पेरेंट्स है, जो माँ है उस बच्चे की, उससे आप पूछते हो कि ये जो कंडीशन है क्या पहले इसको हुई है, अगर हुई है तो कितनी दफा हुई है। तो जब अगर रिकरेंसी है, बार बार ये हो रहा है, तो ये फिर अस्थमा हो सकता है। और दूसरी चीज फिर आपने उसकी एज भी देखनी होती है, क्या है कि बच्चे की एज 1 साल है या जो बुक्स कहती है कि जी 2 साल, तो 2 साल के अंदर अंदर अस्थमा आपको देखने को नहीं मिलता। एक और कंडीशन है जो कि ब्रोंकोलाइटिस से मिलती जुलती है, वो है ब्रोंकोनिमोनिया। लेकिन उसको और ब्रोंकोलाइटिस को आप डिफरेंशिएट करते हो सीबीसी के ऊपर, यानी खून का जो टेस्ट होता है जब आप करते हो, तो जो ब्रोंकोनिमोनिया होता है उसमें लिम्फोसाइटोसिस यानी टीएलसी जो काउंट है वो रेज्ड हो रहा होता है। टीएलसी काउंट जो है वो ज्यादा होता है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है ब्रोंकोनिमोनिया में। लेकिन ब्रोंकोनिमोनिया और इसमें दूसरा फर्क ये भी है कि ब्रोंकोनिमोनिया के जो मरीज होते हैं, जब आप उनकी छाती को स्कल्टेट करते हो या जब छाती के ऊपर आप वो शीशा रखते हो तो उसमें आपको क्रेप्स मिलते हैं, क्रैकल्स मिलते हैं, जबकि ब्रोंकोलाइटिस में आपको वीज मिलती है, रोंकाइज मिलते हैं। तो ये जो है वो कुछ एक कंडीशंस है जो कि इस ब्रोंकोलाइटिस से मिलती जुलती है। तो आपने कुछ इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर एन वक्त पे ये जो बीमारी है ब्रोंकोलाइटिस, उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो उससे क्या हो सकता है? उससे निमोनिया हो सकता है, उससे न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। हाँ, ये भी जरूरी है कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। याद रखें, इलाज से पहले अगर आप मुझसे पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब कोई ऐसा टेस्ट है जिससे हम ब्रोंकोलाइटिस को जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो ब्रोंकोलाइटिस है ना, वो आप क्लिनिकली डायग्नोज करते हो। मतलब आप जिस तरह की मैंने जो प्रेजेंटेशन बताई कि एक मरीज आएगा, उसको बुखार होगा, उसको खांसी होगा, उसको नज़ला जुकाम होगा, चेस्ट देखोगे, अस्कल्टेट करोगे तो आपको रोंकाइज या वीज मिलेंगे। और एज अगर उसके 1 से 2 साल के बीच में है या 2 साल से कम है और रिकरेंट नहीं है, तो ये कंफर्म है कि जी ब्रोंकोलाइटिस है, बात खत्म हो गई। ठीक है। अब उसके लिए टेस्ट, हाँ आप एक्सरे कर सकते हो, लेकिन एक्सरे में कोई इसका जो स्पेसिफिक पॉइंट आउट है वो आपको नहीं मिलेगा। जब आप एक्सरे देखोगे इस तरह के मरीजों की चेस्ट एक्सरे देखोगे तो वो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स आपको मिलेंगे, जो कि आपको अस्थमा में भी मिलते हैं। तो कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि जी ऐसी कोई चीज है एक्सरे के ऊपर जो मिलेगी तो कंफर्म है ब्रोंकोलाइटिस है, क्लिनिकली डायग्नोसिस है, तो इसके लिए कोई टेस्ट जरूरी नहीं है। सीबीसी करने का कोई फायदा नहीं है, जो खून का टेस्ट होता है उसका करने का कोई फायदा नहीं है ब्रोंकोलाइटिस में। वो आपको, हाँ वो रूल आउट कर सकता है अगर आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो ब्रोंकोनिमोनिया के साथ, तो अदरवाइज उसका भी कोई खास रोल नहीं है। इलाज कैसे किया जाता है, याद रखें, इस तरह के मरीजों में 2-3 चीजें बड़ा जरूरी है। नंबर 1, एंटीबायोटिक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब एक मरीज आपके पास है, ब्रोंकोलाइटिस कंफर्म हुआ, आप गलती से भी ये ना सोचे कि जी ये फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों की नालियों की बीमारी है तो एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये तो आजकल तो रूटीन सा बन गया है कि एंटीबायोटिक्स के बगैर तो काम ही नहीं हो रहा, तो एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं है। स्टेरॉइड्स, क्योंकि ये 2 चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही है पाकिस्तान में स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स तो बहुत ज्यादा मिस यूज हो रहे हैं। तो जो ब्रोंकोलाइटिस है उसके लिए ना तो एंटीबायोटिक्स की जरूरत है ना तो स्टेरॉइड्स की, स्टेरॉइड्स का कोई रोल ही नहीं, ब्रोंकोडायलेटर भी जो है वो कोई रोल नहीं प्ले करते। एंटीबायोटिक्स देते हैं हम एज ए डॉक्टर, लेकिन क्यों देते हैं? ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, ताकि सुपर एडिड अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वो खत्म कर सके। अब एक मरीज आएगा, इसका क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो ऑक्सीजन और नेबुलाइजेशन है। एक मरीज आएगा, कंफर्म हो गया ब्रोंकोलाइटिस है, उसको सीधा ऑक्सीजन अटैच करो, न्यूबुलाइज करो एटम से, क्लेनल से, बात खत्म हो गई। हाँ एंटीबायोटिक्स हम देते हैं ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो खत्म हो जाए, फ्लूइड्स हम देते हैं ताकि कोई जो डिहाइड्रेशन के साइंस है तो वो खत्म हो जाए, क्योंकि सम टाइम ब्रोंकोलाइटिस के जो मरीज होते हैं वो डिस्ट्रेस में आते हैं। डिस्ट्रेस से मुराद ये है कि वो फिर सिवियरिटी इख्तियार कर रही होती। अब डिस्ट्रेस साइंस कौन कौन से होंगे? मरीज आएगा, देखोगे अगर टेकिकार्डिक है तो मतलब ये है कि वो डिस्ट्रेस में है, मतलब उसका हार्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा है। तो टेकेपनिक है, मतलब उसका रिस्पायरेटरी रेट 60 से ज्यादा है तो ये डिस्ट्रेस में है। ग्रंटिंग कर रहा है तो ये डिस्ट्रेस में। पेशेंट इरिटेबल है तो ये डिस्ट्रेस में। पेशेंट लेथार्जिक है तो ये डिस्ट्रेस में है। पेशेंट कोमाटोज है तो ये डिस्ट्रेस में है। पेशेंट जो है वो एक्सेसरी मसल्स को यूज कर रहा है, यानी सबकॉस्टल रिट्रैक्शन हो रही है, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन हो रही है, यानी सांस लेने के लिए सबकॉस्टल मसल्स का यूज कर रहा है, इंटरकॉस्टल मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है,
तो ये डिस्ट्रेस में, अगर डिस्ट्रेस में है तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। ऑक्सीजन आपने अटैच करना है, न्यूबलाइज करना है, एंटीबायोटिक्स आपने देनी है, डिहाइड्रेशन को बचाने के लिए आपने फ्लूइड्स भी देने होते हैं, ये सारी चीजें। वैसे इसके टिपिकल ट्रीटमेंट अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन इज मोर देन इनफ, न्यूबलाइजेशन इज मोर देन इनफ, एटम और क्लेनल से न्यूबलाइज करो, बात खत्म हो जाएगी।